हम लोगों को आज पढ़ना है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ये जो बेंजामिन ब्लूम जो थे, इन्होंने टीचिंग को एज के आधार पे जो है वो नहीं डिवाइड किया। जैसे कि बाकी अभी तक हम लोगों ने ये जितने सारे देखे, ALD, MLT, RLT और ULT, इस सब में क्या था कि कहीं ना कहीं एक एज जो है वो, और एक पावर ऑफ मेमोरी बोल सकते हैं हम लोग, या पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डिवीजन का आधार था। बंटवारा जो भी चीजों को वर्गीकृत किया जा रहा था चारों भागों में, उसमें क्या था कि हम लोग या तो एज को फैक्टर मान रहे थे, या पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग मेमोरी, या पावर ऑफ थिंकिंग को मान रहे थे। लेकिन जब ब्लूम्स बेंजामिन ब्लूम ने टीचिंग को वर्गीकृत किया, टीचिंग को जब अलग अलग भागों में विभाजित किया, तो उन्होंने इसको टीचिंग के प्रोसेस के आधार पे जो है वो बांटने का कार्य किया अलग अलग पार्ट्स में। तो बेंजामिन ब्लूम का जो ओरिजिनल वाला है, ओरिजिनल टेक्सोनॉमी जो है वो है कि सबसे पहले मान लीजिए कि मैं एग्जांपल के साथ अगर आप लोगों को समझाऊं, तो अगर किसी को कुछ चीज बताना है, ये जो है वो कॉग्निटिव डोमेन है। ठीक, किसी को कोई चीज ऐसा बताना है जो उसके नॉलेज में वृद्धि कर सकता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसको इससे रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि किसी बच्चे को हमें अगर मैथ अगर पढ़ाना है, तो उसका जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे जो है, उसे जो भी चीज पढ़ाना है उसका नॉलेज जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद जब बच्चे के पास नॉलेज जाएगा, तो वो क्या करेगा कि उसको खुद से जो है समझने की कोशिश करेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को अगर कोई मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको जो नोट्स दिया था, उसको जब आप लोग पढ़ेंगे, तो उसको फिर खुद से जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे अपने हिसाब से। तो ये इसका दूसरा जो है, दूसरा प्रोसेस ये है। इसके बाद तीसरा है कि जब हम चीजों को समझ लेते हैं, चीजों को अपने हिसाब से समझ लेते हैं, तो उसको अब अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि इसका अब कहाँ जो है हम अप्लाई इसको कर सकते हैं। अप्लाई जब हम लोग कर लेंगे, तो उस अप्लाई के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं कि हमने इस फार्मूले को जो है यहाँ अप्लाई किया तो इसका जो ये रिजल्ट आया, तो इस चीज को हम लोग एनालिसिस करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि सिंथेसिस, इसका जो अगला जो प्रोसेस है वो है सिंथेसिस का। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि चीजों को ऐड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कोई फार्मूला लगाया और उससे जो है कोई चीज सॉल्व करने की कोशिश की। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि मैं जो है एक बच्चे को टेबल बता रहा हूँ, टेबल उसको कैसे लर्न करना है। ओके, मान लीजिए कि मैंने उसे फोर का टेबल जो है वो लर्न करने के बारे में सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करूँगा, उसको मैं टेबल चार्ट जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा, या उसको जो है टेबल चार्ट जो है वो बना के दूंगा। ओके, ये क्या हो गया, उसको नॉलेज, मैंने ये चार्ट के रूप में उसको नॉलेज प्रोवाइड करा दिया। उसको जो है, अगर वो MLT का बच्चा है तो सीधे सीधे इसको रट लेगा। अगर वो ULT का बच्चा है, या थोड़ा सा अगर समझदार बच्चा है, तो क्या करेगा, इसको समझेगा।
अपने हिसाब से कि 4 में जो है 4 जोड़ रहे हैं तो 8 हो रहा है, फिर 8 में जो है 4 जोड़ रहे हैं तो 12 हो रहा है, तो इसको जो वो है वो समझ रहा है। ओके। इसके बाद इसी टेबल को जो है वो बहुत सारी जगहों पे अप्लाई करने की कोशिश करेगा, कि हम लोग जब टेबल सीख लेते हैं तो इसको बहुत सारी जगह पे अप्लाई करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि हम लोग जो है अप्लाई करने के बाद जो उसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। एनालिसिस करने के बाद हम लोग उसमें जो है अपनी तरफ से कुछ चीजें जो है ऐड करते हैं। अगर कोई कमी हम लोग को दिखाई देती है तो उसको खुद से जो है ऐड करते हैं। और सबसे लास्ट में इवेल्युएशन जो होता है, इसको हम लोग इस टेक्सोनॉमी का सबसे ऊपरी हिस्सा जो है वो मानते हैं। और ऊपरी हिस्सा का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे इतने कैपेबल हो गए कि अब वही चीज जो है हम दूसरे को सिखा सकते हैं, या उससे रिलेटेड हम लोग नई चीज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, या उसमें जो है अपना खुद का कोई थियरम जो है वो दे सकते हैं। तो इस टाइप की चीजें जो है वो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में बताई गई थी, कि सबसे पहले नॉलेज, उसके बाद कॉम्प्रहेंशन, उसके बाद अप्लीकेशन, अप्लीकेशन के बाद आता है एनालिसिस, इसके बाद आता है सिंथेसिस, और सबसे लास्ट में आता है इवेल्युएशन। ओके। हाँ बताइए। एक मिनट, क्या पढ़ा था आपने? वो जो उसमें लिखा गया है वो भी एकदम सही लिखा गया है, लेकिन इवेल्युएशन का मतलब है कि खुद जब हम लोग चीजों को समझने लगते हैं अच्छे से, कि हाँ, अब तक हम लोगों ने जैसे इस चीज को सीखा है वो कितना ज्यादा बेहतर था। और इसी को जब हम लोग आगे रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी में जब देखेंगे तो यहाँ जो ये पॉइंट आता है क्रिएटिंग, तो ये जो है इवेल्युएशन में यहाँ थोड़ा सा कमी जो है, ब्लूम्स टेक्नोनॉमी ओरिजिनल जो थी उसमें थोड़ा सा कमी जो है लोगों को लगता है। और यही जो इसकी कम क्या बोलते हैं, बिकने कमी अगर देखा जाए तो यही था कि ये चीजों को इवेलुएट करके छोड़ देता था। और जैसे कि इवेलुएट करने के बाद टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस खत्म तो नहीं हो जाता है। और इसमें जो है आगे जब हम लोग रिवाइज वाला ब्लूम टेक्सोनॉमी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या किया गया था कि इवेलुएटिंग के बाद भी चीजों को हम जब दूसरे को खुद से क्रिएट करने लगते हैं या दूसरे को सिखाने लगते हैं, वो एक नया लेवल जो है इसमें जोड़ा गया था। तो उसमें जो लिखा है वो भी बिल्कुल सही है। मैं बस आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए उसको थोड़ा सा और ज्यादा सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आ, हम लोग इसको कैसे अच्छे से याद रख सकते हैं। ओके। इसका जो सबसे क्या, एक मिनट, और किसी को कोई डाउट है? आ, और बाकी सभी लोगों को क्लियर है? नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। हम लोग जो है फिर से एक बार इवेल्युएशन देखते हैं। ओके, एक बार फिर से। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि इससे कौन सा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो हम लोगों को इसका ऑर्डर जो है वो याद रखना है बस अच्छे से, कि सबसे पहले किसी को नॉलेज दिया जाता है। नॉलेज का मतलब है कि उसे जो है कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब हम किसी को कंटेंट प्रोवाइड करा देते हैं तो
वो जो है उसको खुद से जो है वो समझने की कोशिश करता है, कॉम्प्रिहेंशन करता है उसका, उसे खुद से जो है वो समझता है। उसके बाद जब उसे चीज़ों की समझ हो जाती है, तो अब ये सोचता है कि इसको हम लोग कहाँ जो है अप्लाई करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है। जब उसे उसका जो है एप्लीकेशन जब उसे मालूम चल जाता है, तो उसे जो है जहाँ अप्लाई करेगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो है एनालिसिस करना। और एनालिसिस करने के बाद उसे जो है उसके रिजल्ट में अगर उसे कुछ कमी या कमी अगर कुछ महसूस होती है, तो उसे जो है सिंथेसिस करता है, उसे जो है संशोधित करता है, उसमें कुछ अपनी तरफ से थोड़ा बहुत जो है ऐड करने की कोशिश करता है, उसे सुधारने की कोशिश करता है। और सबसे लास्ट में इवेल्युएशन जो होता है उसमें ये बोला जा सकता है कि इस प्रोसेस के दौरान उसे जो भी चीजें उसने सीखी है उसको एक तरीके से जज करता है। जैसा कि प्राची ने बताया, इन्होंने जो नोट्स में पढ़ा था, वो जो नोट्स में मैंने जो दिया है, उससे आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान वो चीज़ों को अब खुद इवेलुएट करता है कि उसे जो है जो जिस प्लान से उसे पढ़ाने की कोशिश की गई है वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, जिस स्ट्रेटजी को उसने इस पढ़ाई के दौरान फॉलो किया गया है वो कितना इफेक्टिव है। तो इस चीज़ को वो लोग हम लोग इवेलुएशन के दौरान करते हैं। ओके, अब क्लियर है सबको? ओके, इसमें हम लोग याद करने के लिए इसको याद रखेंगे कि KC A2SE, KC A2SE इसका जो सीक्वेंस है उसको याद रखने के लिए सबसे बेहतरीन जो है वो एक हम लोग बोल सकते हैं निमोनिक्स है। K फॉर नॉलेज, C फॉर कॉम्प्रिहेंशन, A फॉर एप्लीकेशन, सेकेंड A फॉर एनालिसिस, और S फॉर सिंथेसिस, और E फॉर इवेल्युएशन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या था। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनॉमी के बाद जो है 2002 में एक रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है वो आती है, और जिसको देने का कार्य जो है करते हैं एंडरसन और क्रॉथवेल। इसमें जो इम्पोर्टेंट चेंजेस जो की जाती है वो था कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ जिस वर्ड का प्रयोग किया गया है, जितने भी शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्यूशन, इवेल्युएशन, तो ये सब क्या है, नाउन है, एक प्रकार के संज्ञा है। तो इन लोगों का कहना था कि ये जो है वर्ड ही यहाँ पे गलत यूज किया गया है, जबकि पूरे टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के दौरान हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। वर्ब का मतलब है कि हम लोग कोई ना कोई क्रिया करते हैं। ओके, तो ये लोग जो है इन सारी चीजों को चेंज करके इस वर्ड के जगह पे वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि नॉलेज बदल गया रिमेम्बरिंग में, कॉम्प्रिहेंशन हो गया अंडरस्टैंडिंग में, अप्लीकेशन हो गया अप्लाइंग में, एनालिसिस हो गया एनालिसिंग में, और सिंथेसिस हो गया इवेल्युएशन में, और इवेल्युएशन हो गया क्रिएटिंग में। ओके, हम लोग देख रहे हैं कि इन्होंने जो है सिंथेसिस को जो है वो कहा कि ये जो है इस पूरे प्रोसेस के दौरान इसका जो है बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है, इसलिए हम लोग जो इसको हटा रहे हैं। और जो एक नया चीज इन्होंने जोड़ा क्रिएटिंग, जो मैंने बताया कि इन लोगों का ये मानना था कि इवेल्युएशन के बाद ही टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस वो खत्म नहीं हो जाता है, हम लोग चीजों को अब नए रूप से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। क्रिएटिंग में ये हो सकता है कि हम लोग नई चीज को फॉर्म करते हैं और उसी चीज को किसी और को जो है सिखाते हैं, किसी नए तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है क्रिएटिंग में। ओके, तो इसका भी जो है दोनों में कई बार जो है कंपैरिजन पूछ देता है कि ये जो है कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा जो है वो रिवाइज है। तो हम लोग को याद रखना है कि जो रिवाइज वाली थी वो थियरी जो है वो 2002 ईस्वी में आई थी, और किसने लाया था, क्रॉथवेल और एंडरसन ने। ओके, और इसमें जो है एक क्रिएटिंग जो है अलग से इन्होंने किया था, और इवेल्युएशन को एक स्टेप जो है डाउन कर दिया था, और सिंथेसिस को इन्होंने
गायब कर दिया था। ओके, क्लियर है सबको? सबको क्लियर है रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी? ओके। आ, कई जगह एक चीज और जो देखने को मिलती है, थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, कि सिंथेसिस को ही हम लोग, जैसे मैंने बोला कि हाँ हम लोग जो है कुछ इसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों ने बोला कि हम लोग जब कुछ ऐड करते हैं तो वो भी जो एक प्रकार का क्रिएटिंग है। तो कई जगह हम लोग को ऐसा देखने को मिल सकता है कि रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी में क्या किया गया था, इवेल्युएशन को चेंज कर दिया गया था सिंथेसिस की जगह से, और सिंथेसिस को जो है इवेल्युएशन का जगह दे दिया गया था। तो इस तरीके से एक क्रॉस भी हम लोग को देखने को मिल सकता है कि सिंथेसिस ने क्रिएटिंग बन के इवेल्युएशन का जगह ले लिया, और इवेल्युएशन ने सिंथेसिस का जगह लेके एक स्टेप जो है वो डाउन हो गया। ओके, आप लोग बस इतना याद रखिएगा, इसका जो स्टेप है, अगर रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी बोल रहा है तो इवेल्युएशन कहाँ है, और ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनॉमी बोल रहा है तो ये स्टेप इसका क्या होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कॉग्निटिव डोमेन हम लोगों ने देख लिया, वही चीज जो है वहां था। अब हम लोग देखते हैं अफेक्टिव डोमेन। सबसे पहले अफेक्टिव डोमेन की कोई हमें जो है एग्जाम्पल बताइए। भावात्मक ज्ञान क्षेत्र का एग्जाम्पल आप लोगों में से कोई बता सकता है कि क्या होता है? एटीट्यूड, लव। हाँ। हम्म। ओके, तो इसका जो इन्होंने प्रोसेस बताया, सोनाली ने भी अच्छा आंसर दिया था। एटीट्यूड, लव, हेट, सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारे दिल से जो है वो अ, या हमारे इमोशन से जुड़ने की कोशिश कर रही है, उससे हम लोग अफेक्टिव डोमेन बोलते हैं। ओके, तो इसका जो प्रोसेस इन्होंने बताया, वो क्रॉथवेल, ब्लूम और मासिया, ये तीन साइकोलॉजिस्ट थे, इन लोगों ने बताया था। तो आप लोग एक चीज ये याद रखिएगा कि अफेक्टिव डोमेन की प्रोसेस को किसने बनाया? क्रॉथवेल, ब्लूम्स और मासिया। ब्लूम्स का इसलिए इसमें नाम है कि इन्होंने सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन को बनाया था, और इसी के आधार पे क्रॉथवेल ने जो है अफेक्टिव डोमेन प्रोसेस को वो बताया था। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मुझे जो है गिटार बजाना सुनना जो है बहुत अच्छा लगता है। ओके, गिटार बजाना सुनना जो है बहुत अच्छा लगता है। तो अगर मैं एक अच्छा गिटार बजाने वाला बनना चाहता हूँ तो उसका क्या क्या प्रोसेस जो है वो हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले क्या हुआ होगा कि मुझे गिटार बजाने का मन क्यों कर रहा है, कि मैंने कभी किसी को गिटार बजाते हुए देखा होगा, और उससे जो है कुछ म्यूजिक को रिसीव किया होगा। तो ये जो है इसका पहला स्टेप है कि मैंने वहां से जो है म्यूजिक सीखा, और उसका रिस्पॉन्ड मैंने ये दिया कि मुझे जो है वो म्यूजिक अच्छा लगा, और मुझे भी वो सीखने की इच्छा जब हुई, जब मैंने उसकी वैल्यूइंग वैल्यू करना शुरू किया कि ये म्यूजिक जो है बहुत ही अच्छा गिटार बजाया जा सकता है, और गिटार बजाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इस चीज को मैंने तीसरे स्टेप में किया। इसके बाद ये वाला जो है वो है कि अब मैं धीरे धीरे जो है गिटार बजाने की कोशिश करूंगा। ये इसका चौथा स्टेप है।
और सबसे लास्ट वाला जो स्टेप है वो है कि जब मैं एकदम प्रो लेवल का गिटार बजाने वाला हो जाऊंगा, तो गिटार बजाना कहीं ना कहीं मेरे, हम लोग देखते हैं कि जो एकदम अच्छे गिटार वादक होते हैं वो लोग किसी भी तरीके से गिटार जो है वो बजा सकते हैं। तो वो उनके नेचर में चला जाता है, गिटार बजाने की जो कला है वो उनके नेचर में चला जाता है। तो ये जो है एक एग्जांपल मैंने दिया कि कोई भी इमोशनल चीजें हो। ओके, जैसे कि अ, हम लोग एक और इमोशनल चीज प्यार को लेते हैं। ओके, जब हमें किसी से प्यार मिलता है तो सबसे पहले जो है हम उसे, हमें जब मिलता है तो उसको हम लोग रिसीव करते हैं। फिर रिसीव करने के बाद उसके विपरीत में कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड करने के बाद हम उसके प्यार की कदर करते हैं। ओके, इसके बाद आ, उसी चीज को हम लोग अच्छे से एक ऑर्गेनाइज वे में करने की कोशिश करते हैं और उसे जो है अपने एटीट्यूड में ढालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पर्सनालिटी में जो चेंजेज होते हैं वो सब चीजें करने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि एकदम जो है हमारे पर्सनालिटी की एक वो क्वालिटी जो है वो बन जाती है, वो हमारा एक चरित्र बन जाता है। ओके, इतना समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत है तो बताइए, एक और एग्जांपल मैं दे के बताता हूँ। बहुत सारे एग्जांपल जो इसके एकदम भरे पड़े हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सत्य बोलना। सत्य बोलना भी एक जो है अफेक्टिव डोमेन की चीज है। सबसे पहले क्या होता है कि हम किसी को देखते हैं कि एकदम वो एकदम सत्य बोलता है, एकदम झूठ कभी नहीं बोलता है, तो हम उसके इस बिहेवियर को पहले रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद रिस्पॉन्ड करते हैं कि रिस्पॉन्ड करने का यहाँ से सेंस है कि अगर कोई बहुत ज्यादा सत्य बोल रहा है तो उसे हम लोग अप्रिसिएट करते हैं। तुम जो है कभी झूठ नहीं बोलते हो, तो एक प्रकार का रिस्पॉन्ड है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके सत्य बोलने का वैल्यू करते हैं। मतलब कि सोचते हैं कि यार वो इतना ज्यादा सही बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, तो इस चीज को हम लोग वैल्यू करने की कोशिश करते हैं। और तब हमें लगता है कि इस चीज को जो है हमें अपने ऊपर भी लागू करना चाहिए। और इसके बाद जो सबसे लास्ट वाला है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण फेज जो है वो फोर्थ है, ऑर्गेनाइजिंग है आ, चीजों को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करना। जैसे कि आ, सत्य बोलना है तो कितना सत्य बोलना है, किसी से प्यार करना है तो कितना प्यार करना है, इस चीज को एक ऑर्गेनाइज अपने हिसाब से चीजों को ढालने की कोशिश करना। और जब हम चीजों को अच्छे से अपने हिसाब से ढाल लेते हैं तो सबसे लास्ट में वही जो हमारा चरित्र बन जाता है। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग एक R2VOC, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, और सबसे लास्ट में कैरेक्टराइजेशन या कैरेक्टराइजिंग होता है। ओके, क्लियर है क्या सबको? क्लियर है सबको? तो एक बार थम्स अप कर दीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग आगे साइकोमोटर डोमेन पढ़ते हैं। ओके, प्राची आपको क्लियर है? जितेंद्र और रजनीश, रंजीत, समझ में आ रही है चीजें रंजीत? ओके, एक बार जल्दी से हम लोग इसको ऐसे देख लेते हैं। रिसीविंग, द लेवल इन्वॉल्व्स द विलिंगनेस टू अटेंड टू आर रिसीव इंफॉर्मेशन, जो मैंने बताया।
कि संगीत सुनते समय हम लोग, मान लीजिए गाना गाने का अगर किसी को कुछ मन कर रहा है, तो सबसे पहले क्या होता है कि वो किसी को सुनता है, या विलिंगनेस होती है चीजों को करने की। ओके, इसके बाद रिस्पॉन्ड करना है कि एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, रिएक्टिंग टू द इंफॉर्मेशन, और स्टमुले स्टमुलाई बोलते हैं इसको। इसके बाद तीसरा जो था कि वैल्यूइंग इन्वॉल्व्स अटैच वर्थ इंपॉर्टेंस टू ए पर्टिकुलर आइडिया, बिलीफ एंड बिहेवियर। इसके बाद चौथा है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में था कि ऑर्गेनाइजिंग इंटेल्स integrating values into one's belief system and prioritizing them। इसी चीज को यहाँ हिंदी में लिखा गया है, तो हिंदी वाले इसको अच्छे से एक बार पढ़ेंगे। और कैरेक्टराइजेशन में कि वो चीज हमारे एकदम नेचर में चली जाती है। ओके, अब हम लोग सबसे लास्ट जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी का तीसरा पार्ट जो है साइकोमोटर डोमेन, उसको देखते हैं। साइकोमोटर डोमेन का मतलब क्या है, सबसे पहले कोई बता दे, इसमें किस चीज की बात की जाती है? बताइए आप लोग। सोनाली बता रही है प्रैक्टिकल के बाद, लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज, यानी कि जो भी चीज हमारे हाथ पैर का यूज करके सीखी जाती है, उसे हम लोग साइको डोमेन, साइकोमोटर डोमेन बोलते हैं। ओके, तो इसमें जो है दो प्रकार की थियरी जो वो देखने को मिलती है। पहली है ये 7 स्टेप वाली, जो आपको नोट्स में मिली होगी। और दूसरी जो है, जो ओरिजिनल ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में जो हम लोग को देखने को मिलती है, वो है 5 स्टेप वाली। ओके, तो 5 स्टेप वाले में क्या है, 7 स्टेप वाले में क्या है कि ये जो नीचे के दो स्टेप जो है, सेट और परसेप्शन, ये लोग इसको एडिशनल बना देते हैं, जो आपको अच्छे से उसमें नोट्स में बताया गया है। ओरिजिनल जो है इसमें 5 स्टेप होते हैं। 5 स्टेप का मतलब है, सबसे पहला जो होता है इमिटेशन। तो हम लोग इसको देखते हैं, इसके बाद देखते हैं कि इन दोनों को ऐड करने का क्या मतलब है। सबसे पहला स्टेप जो है वो है इमिटेशन। इसका एग्जांपल मैं देता हूं कि किसी को साइकिल चलाना सीखना है। साइकिल चलाना अगर किसी को सीखना है, तो सबसे पहले क्या होता है कि वो किसी को साइकिल चलाते देखता है। सबसे पहला क्या होता है कि वो किसी को साइकिल चलाते देखता है, और फिर धीरे धीरे उसके अंदर जो है साइकिल चलाने की इच्छा जो है वो जाहिर होती है। तो ये सबसे पहला जो है इमिटेशन, इसको बोलते हैं द स्टूडेंट्स लर्न बाय वाचिंग एंड कॉपिंग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी को साइकिल चलाते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि यार ये साइकिल कैसे चला रहा है, कैसे गियर लगा रहा है, सॉरी, कैसे ब्रेक लगा रहा है, कैसे जो है इसका पैडल चला रहा है, इन सारी चीजों को देखते हैं। तो वहां से हम लोग सीखते हैं। इसके बाद इसका अगला जो स्टेप है वो है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब है कि किसी के साथ चीजों को करने की कोशिश करना। जैसे कि साइकिल चलाना हम लोगों ने किसी को देख लिया, उसके बाद अपने पापा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि पापा चलिए हमको साइकिल चलाना सिखा दीजिए। तो पापा आते हैं साइकिल चलाना सिखाने, और वो जो है बच्चे की थोड़ी सी हेल्प करते हैं और बताते हैं कि ऐसे जो है हैंडल पकड़ो, ऐसे जो है पैडल मारो। तो इसने दूसरे को देखा तो था पैडल मारते हुए, हैंडल पकड़ते हुए या ब्रेक लगाते हुए, लेकिन ये वहां पे सीखा नहीं था, बस उसने देखा था और देख के उसको अपने मन में सीखा था। मैनिपुलेशन का मतलब है कि किसी एक संचालक के साथ जो है उसी चीज को सीखना। ओके, इसके बाद अगला जो होता है क्रिटिसाइजेशन। इसमें क्या होता है कि वो जो है
चीजों को और अच्छे से करने लगेगा। जैसे कि अब उसके जो पापा हैं वो उसका साथ धीरे धीरे छोड़ देंगे। जब बच्चा हल्का फुल्का साइकिल चलाने लगेगा तो वो उसमें थोड़ा सा निपुण हो जाएगा। ओके। निपुण हो जाएगा तो ये स्टेप जो है वो है कि उसे साइकिल चलाना आ गया है ठीक ठाक। उसके बाद आर्टिकुलेशन आता है। आर्टिकुलेशन का मतलब है कि अब वो साइकिल तो चलाएगा लेकिन साइकिल चलाते टाइम जो है अब उसमें तरह तरह की गतिविधियां वो करने की कोशिश करेगा। जैसे कि सबसे पहले क्या करेगा, एक हाथ छोड़ के साइकिल चलाने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे दोनों हाथ साइकिल दोनों दोनों हाथ जो है वो छोड़ के चलाने की कोशिश करने लगेगा। स्टंट करने लगेगा साइकिल से ही। ये उसका चौथा स्टेप है आर्टिकुलेशन का। ओके। और जो सबसे लास्ट वाला है वो है कि साइकिल चलाना उसके खून में बस जाएगा, कि वो किसी भी तरीके से चलाएगा साइकिल तो वो गिरेगा नहीं। ये इसका है कि उसके चरित्र में या उसके नेचर में ये साइकिल चलाना आ जाएगा। ओके। ये सबको क्लियर हुआ कि कैसे चीजें काम करती हैं। बाकी सभी लोग कोई और दूसरा एग्जांपल देके बता सकता है इसी चीज को। मैंने एक साइकिल चलाने की बताया, कोई और दूसरा एग्जांपल देके इसको एक्सप्लेन करे अपने हिसाब से इन्हीं स्टेप को फॉलो करके। तो मैं समझूंगा कि चीजें जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। बहुत अच्छा। अ, गीतांजलि आप कोई एक सा एग्जांपल दीजिए इसके अलावा। रंजीत या जितेंद्र सोनाली आप लोगों में से कोई अगर देना चाहे तो दे सकता है एग्जांपल। हाँ बताइए रंजीत। ठीक है ठीक है। एक एग्जांपल जो और मैं देता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाएगा, वो है रोटी बनाना या खाना बनाना। रोटी बनाना एक डिश को लेते हैं हम लोग। ओके। सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग मम्मी को देखते हैं कि कैसे मम्मी आटा गूंथ रही है, कैसे जो है वो बेलन चौकी का यूज करके रोटी बना रही है। तो ये इसका पहला स्टेप हो गया। इसके बाद मम्मी के पास हम लोग जाते हैं और बोलते हैं कि मम्मी मम्मी हमें भी सिखाओ। तो मम्मी धीरे धीरे सिखाते हैं कि आटा ऐसे गूंथो और बेलन ऐसे पकड़ो और इसको ऐसे जो है रोटी को गोल बनाओ। तो हम लोग देखते हैं कि रोटी जो है अचानक से गोल धीरे धीरे नहीं बनने लगती है। तो वहाँ मम्मी के साथ हम लोग सीखते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी रोटी धीरे धीरे गोल होने लगती है। धीरे धीरे गोल रोटी बनाने से हम लोग आर्टिकुलेशन का मतलब है कि अब जो है अगर हमें कोई चौकी जो नीचे बेलने वाला होता है वो ना दे, कोई अच्छा बेलन ना दे, तो भी हम ऐसा होगा कि रोटी जो है वो गोल बना लेंगे या रोटी को सही बना लेंगे। या अलग अलग कोई कलाकारी करके रोटी बना सकते हैं। और नेचुरलाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ जो है रोटी बनाना हमारे एकदम नेचर में हो जाता है। रोटी कभी भी हमसे कभी खराब नहीं होती है। ऐसा करके हम लोग को कई लोगों के मुंह से सुन सकते हैं कि रोटी बनाते बनाते हम लोग को हमको जो है 10 साल हो गया, रोटी हमसे जल नहीं सकती है, रोटी हमसे टेढ़ा नहीं हो सकता है। तो ये जो है इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है। ओके। क्लियर है सबको? एक बार थम्स अप कर दीजिए आप लोग सभी लोग जल्दी से। ओके। अब बात करते हैं कि ये जो है ऊपर के 5 चीजें जो है वो इसके सिमिलर थे।
और इसमें सेट और परसेप्शन जो है, वो दो चीजें जो है, वो एडिशनल जो है, वो ये है कि मान लीजिए कि साइकिल वाला जो एग्जांपल दिया उन्होंने, तो साइकिल में क्या होता है, परसेप्शन में होता है कि उसके वर्तमान स्थिति को देखा जाए। जैसे कि हम लोग अगर बहुत छोटे हैं, पापा से बोलेंगे पापा साइकिल चलाना है, पापा बोलेंगे कि अभी तुम उस साइकिल चलाने के लिए उस एज में नहीं हो या उतने बड़े नहीं हो। तो ये परसेप्शन है, उसके वर्तमान स्थिति को देखा जाए कि वो उस काम के काबिल है या नहीं है, ये परसेप्शन है। और सेट का मतलब है कि उसको इस काम के लिए सेट किया जाए, मतलब कि उससे अब चीजों को करने के लिए उत्सुक किया जाए। उसे जो है बोला जाए कि अरे यार तुम इतने बड़े हो गए, अभी तक साइकिल नहीं चला पाते हो, इतना बड़े हो गए रोटी नहीं बना पाते हो। ये क्या है, उसको चीजों को करने के लिए उत्सुक किया जा रहा है। तो ये दो चीजें जो है वो इसमें एडिशनल है। तो हम लोग इसको भी याद रखेंगे, इम्पान, IMPAN, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। ओके। और इसको हम लोग गाइडेड रिस्पांस का मतलब है कि किसी के उपस्थिति में जितना वो बोले उतना ही हम लोग रिस्पांस करें। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि चीजें कैसे हो रही है, इस चीज को हम लोग अच्छे समझ जाए। कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पांस मतलब है कि थोड़ा सा कोई गाइड करे, हम लोग बहुत अच्छे से रिस्पांस करें। एडाप्टेशन का मतलब है कि चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं। ओरियाइजेशन का मतलब है कि वो हमारे ओरिजिन में हो गया। ओके। तो ये था साइकोमोटर डोमेन। आगे जो आप लोगों ने नोट्स में एक चीज पढ़ी होगी, वो थी रॉबर्ट गैगने की प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग प्रिंसिपल ऑफ रॉबर्ट गैगने, कि चीजों को हम लोग कितने तरीके से सीख सकते हैं। ये भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है रॉबर्ट गैगने की। ओके। इन्होंने बहुत ही अच्छे से 8 प्रकार की जो है वो लर्निंग प्रिंसिपल को बताया है। सबसे पहला जो है वो है सिग्नल लर्निंग। इसमें ये बताते हैं कि सिंगल लर्निंग, when a bell rings you know it's time for lunch, or when you see red light while driving, uh, you stop your car। ओके। कि हमें अगर कोई एक सिग्नल दिया जाए, एक कोई ऐसा चीज दिखाया जाए, और हमको ये पता हो कि अगर हमें जब ये सिग्नल मिलेगा तो हमको ये रिस्पॉन्ड करना है, तो उसे हम लोग सिग्नल लर्निंग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ जो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब हम लोग विद्यालय में होते हैं और जब घंटी बजती है तो हमें ये पता चल जाता है कि अब जो है या तो लंच होने वाला है या छुट्टी होने वाली है। ये नोट्स में नहीं था, आगे मिल जाएगा आप लोगों को। नोट्स में ये है। मैं एक चीज एडिशनल इसलिए लाता हूँ कि थोड़ा सा एक बार मैं यहाँ बता दूं, और उसके बाद एक बार जब आप लोग नोट्स देखें तो अच्छे से फिर आपको समझ में आए। ओके। कोई बात नहीं, नोट्स में नहीं था तो आज के नोट्स में ये आपको मिल जाएगा। ओके। तो सिग्नल लर्निंग का मतलब है कि हमें कोई ऐसा सिग्नल मिले, ऐसा कोई विजुअल या ऑडिबल सिग्नल मिले, जिसके बाद हमें ये पता हो कि हमको इस सिग्नल के बाद ये रिस्पॉन्ड करना है,
तो उसे हम लोग सिग्नल लर्निंग बोलते हैं। ओके, इसके बाद अगला जो ये बताते हैं वो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। मतलब कि एक क्रिया के बाद हमारा जो प्रतिक्रिया होगा उससे किस प्रकार की लर्निंग होती है। जैसे कि जब किसी क्लास में कोई टीचर किसी बच्चे को कहता है कि तुम लोग जो है अपना हाथ ऊपर कर लो, तो बच्चे तुरंत जो है उसका प्रतिक्रिया करते हैं और बच्चे तुरंत जो है हाथ ऊपर कर लेते हैं। ओके, तो वो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, कि किसी क्रिया के बाद तुरंत प्रतिक्रिया देना। ओके, आगे जो है वो है चेनिंग। चेनिंग का मतलब है कि किसी भी चीज को एक पूरे सर्कुलर पाथ में जो है वो सीखने की कोशिश करना। जैसे कि हम लोग जब कोई रेसिपी सीखते हैं, जब खाना बनाना कोई सीखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप, एक पूरा चेन हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। और उस चीज के थ्रू जो हम लोग लर्निंग करते हैं उसे हम लोग चेनिंग लर्निंग बोलते हैं। ओके, इसके बाद अगला जो है वर्बल एसोसिएशन। वर्बल एसोसिएशन का मतलब है कि जब हमें कोई वर्ड बोला जाए और उसका हम लोग अपने दिमाग में जब फिगर बनाने लगते हैं, तो उसके थ्रू जो लर्निंग होती है उसे हम लोग वर्बल एसोसिएशन लर्निंग बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई बोले कि एक कुत्ता, तो हम लोग तुरंत जो है कुत्ते के बारे में सोचने लगते हैं कि एक कुत्ता होगा, उसके चार पैर होंगे, एक पूंछ होगा और दो कान होगा, और वो जो है इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से। तो हम लोग अचानक से वो चीज नहीं सीख रहे हैं, वो हमें बचपन से ही बताया गया। हम लोग कुत्ते को देखते हैं और जब हमें कोई कुत्ता बोलता है तब हम लोग उसको अपने दिमाग में एज्यूम करने लगते हैं। तो इससे हम लोग वर्बल एसोसिएशन बोलते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है कि एग्जांपल एसोसिएटिंग द वर्ड डॉग विथ इमेज आर कॉन्सेप्ट ऑफ ए फ्लरी फरी फोर लेग एनिमल। ओके, इसके आगे वाला स्लाइड इंग्लिश में लग रहा है कि गायब हो गई है, हम लोग उसको हिंदी में देख लेते हैं। ये जो चार मैंने बताया आपको, सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, चेनिंग और वर्बल एसोसिएशन, ये किसी के बिहेवियर को प्रदर्शित करने के लिए बताया जा सकता है। ओके, बिहेवियर एक्सपेक्ट है, किसी के बिहेवियर को बताने के लिए ये चार चीजें इन्होंने बताई है। इसके बाद कॉग्निटिव क्षेत्र को बताने के लिए इन्होंने चार चीजें बताई हैं। यहाँ से आपके माइंड को परखा जा सकता है। जैसे कि अगला जो है वो था भेदभावपूर्ण शिक्षा। मतलब कि चीजों के बीच में हम लोग जब अंतर जो है जानना शुरू कर देते हैं। जैसे कि कोई अगर बेक बोले और ब्रेक बोले, तो दोनों में क्या अंतर होता है, इस चीज में जब हम लोग भेदभाव करना सीख जाते हैं, तो ये हमारे अब दिमाग के ऊपर जो है वो हमारे कॉग्निटिव डोमेन की चीज हो जाती है कि दो वर्ड के बीच में भेदभाव करना। यहाँ कोई एक वस्तु नहीं है, कोई वर्ड बोला जा रहा है, जैसे कि बेक और ब्रेक। इसी तरीके से किसी भी दो आसपास की चीजों में अंतर सीखना, वो इसका पांचवा है कि किसी भी चीज में भेदभाव करने सीख जाना। उसके बाद कॉन्सेप्ट को सीखना, अवधारणा सीखना। इसमें बोला जाता है जैसे कि अगर कोई आपको जानवर बोले, जानवर के बारे में बताने की कोशिश करे, तो आपके मन में जो है पहले से कुछ जानवर की इमेज जो है वो आ जाती है। तो ये है एक सामान्य अवधारणा या सामान्य श्रेणियों के बारे में सीखना। इसके बाद अगला जो है नियम सीखना। ये है कि किसी चीज के जब हम लोग किसी चीज का कॉन्सेप्ट या नियम सीखते हैं, तो वो ये सातवां है, नियम सीखना।
इसके बाद आठवां है समस्या का समाधान करने सीखना। वो है इसका सबसे ऊपरी पार्ट है, जो हम लोग जब किसी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो ये इस क्षेत्र में आता है। इसको बताया था रॉबर्ट गैगने ने। इसको जब आज आपको आपको नोट्स दिया जाएगा तो उसमें आप लोग पढ़िएगा, और जो एग्जाम्पल दिया गया है उसको थोड़ा सा देखिएगा। ओके। हाँ बताइए। हम्म। कॉन्सेप्ट वाले लर्निंग में ये डिफरेंस है कि यहाँ आपको बस एक जानवर बोला जा रहा है, एक कॉन्सेप्ट, एक सामान्य अवधारणा दी जा रही है, पूरा चीजों को जनरलाइज करके बताया जा रहा है कि बस जानवर। तो वहाँ आप, हो सकता है कि हाथी के बारे में सोचें, ऊँट के बारे में सोचें, या किसी भी जानवर के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जब आपको एक स्पेसिफिक जानवर का नाम बता दिया जाएगा कि शेर, तो आप वहाँ जो है अपने दिमाग में बस शेर की इमेज बनाएंगे। ओके। वहाँ आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि जानवर। ओके। अब समझ में आया? और किसी को किसी पॉइंट में दिक्कत है तुम्हें? ओके, एक मिनट। इसको भी आज हम लोग खत्म कर देते हैं। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, मतलब कि कोई अगर एक अच्छा टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस करना चाहता है तो उसके क्या कुछ मैक्सिम यानी कि सिद्धांत क्या होने चाहिए। जैसे कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अगर इन्वॉल्व होते हैं, कोई एक अच्छा टीचर है तो उसको ये करना चाहिए कि फ्रॉम नोन टू अननोन, मतलब कि जो चीजें आपको पता है उससे कनेक्ट करते करते वो चीजें आपको बता दी जाए जो आप लोगों को नहीं पता है। ओके। तो ये एक मैक्सिम होता है टीचिंग का, फ्रॉम नोन टू अननोन, मतलब कि जो चीजें आपको पता है वहां से शुरू किया जाए और वहां आपको वहां तक पहुंचाया जाए जो चीजें आपको नहीं पता थे। दूसरा है कि फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एकदम सिंपल से चीज़ों को शुरू किया जाए, एकदम सिंपल से चीज़ों को शुरू करके और आपको एकदम कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो है वो बता दी जाए, वो एक मैक्सिम होती है। तीसरा है कि फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब कि आपको आपके सामने जो चीज़ें उपलब्ध है, जो चीज़ें आपको कॉन्क्रीट वे में उपलब्ध है, मतलब कि जो भी मूर्त चीज़ें हैं वहां से शुरू किया जाए और उन सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए आपको अमूर्त चीजों का भी ज्ञान दे दिया जाए। जैसे कि जो चीजें आपके सामने नहीं है, जैसे कि पृथ्वी आपके सामने उपलब्ध है, इसको हम लोग जब पढ़ते हैं तो इससे रिलेट करते करते हम लोग कभी कभी मंगल ग्रह के बारे में चीजों को पढ़ने लगते हैं, कभी बृहस्पति ग्रह की चीजों के बारे में पढ़ने लगते हैं। तो ये भी एक मैक्सिम है टीचिंग का, कि जो भी चीजें आपके सामने उपलब्ध है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब कि कॉन्क्रीट से भावात्मक क्षेत्रों तक आपको ले जाया जाए। ओके। इसी तरीके से ये जो है 11 मैक्सिम ऑफ टीचिंग होते हैं। इसको हम लोग एक बार आप लोग देखिएगा अच्छे से, और जो चीज़ें आपको अगले इसमें नहीं समझ में आएंगी वो अगली क्लास में हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप लोग पढ़िए जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। ओके। 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 मैक्सिम्स आपको नोट्स में भी बताई गई हैं, उसमें होंगी, मैक्सिम होंगी, मैक्सिम। ओके।
इसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो है मैक्सिमा, और प्रिंसिपल एकदम आसपास की चीजें हैं, उसको हम लोग सिद्धांत बोलते हैं, और इसको हम लोग नियम बोलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के क्या जो है ये नियम होने चाहिए, दोनों जो है आपस में एक दूसरे के बहुत ही करीब है। जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, कि टीचर को जो है बच्चों को मोटिवेट और उनके मोटिवेशन और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ों को पढ़ाना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज, चीज़ों को बार बार रिपीट करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ चेंज, रेस्ट एंड रिक्रिएशन, जब एक चीज़ को पढ़ाते समय बहुत देर तक लेक्चर चला जाए तो बच्चों को फिर से उस चीज़ में इंगेज करने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को जो है चेंज करना चाहिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा सीरियस क्लास हो रही है तो बीच बीच में कोई फनी जोक वगैरह मार के, फनी जोक करके वहाँ जो है बच्चों के दिमाग को जो डाइवर्ट करके तुरंत जो है फनी बना दिया जाता है, थोड़ा सा उनके दिमाग को रेस्ट किया जाता है और फिर रिक्रिएट किया जाता है उसी क्लास को। तो ये भी एक प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ फीडबैक, री इन इनफोर्समेंट, मतलब कि बच्चों से फीडबैक लेना कि उन्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, अगर नहीं समझ में आ रही है तो उसको फिर से समझाने की कोशिश करना, ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, बच्चों के साथ सिंपैथी दिखाना, उनको कोऑपरेट करना, बच्चों के द्वारा टीचर को कोऑपरेट करना, ये भी एक प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू सेंस, चीज़ों को कैसे समझना है इस चीज़ की सबसे पहले जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे कि मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि फर्स्ट पेपर समझने के लिए इसको जो है आप अपने डेली लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करिए, तो ये भी एक प्रकार का ट्रेनिंग है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू सेंस। इसके बाद अगला जो है कि प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग ग्रुप डायनेमिक्स, मतलब कि ग्रुप की एनर्जी का भी पूरा उपयोग करना। जैसे कि कोई ऐसा ग्रुप है जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज है, पांच बच्चे और पांचों एक बहुत ज़्यादा तेज है, तो इनके भी पूरे सोर्सेज का यूज करना, जो भी वो सहयोग दे सकते हैं टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में, उसको भी यूटिलाइज करने की कोशिश करना। प्रिंसिपल्स ऑफ इंकरेजिंग सेल्फ लर्निंग, खुद से चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करना। जैसे कि मैं आपको बहुत सारा बोलता हूँ कि आप जो है मैक्सिमम आप टीचिंग पढ़िएगा खुद से, तो वो भी एक प्रिंसिपल्स है कि आपके सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करने की कोशिश करना। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद से चीज़ों को क्रिएट करने की जो प्रिंसिपल वो भी एक प्रिंसिपल है कि बच्चों को इतना कैपेबल बनाया जाना चाहिए कि वो अपने आप को खुद एक्सप्रेस कर पाएं और चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश कर सकें। प्रिंसिपल्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग का मतलब ये होता है कि वही चीजें पढ़ाई जाए जिसकी जरूरत है। रेमेडी, रेमेडी का मतलब है कि जो जैसी बीमारी है उसी चीज का इलाज किया जाए, उसे हम लोग रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं। ये नहीं कि जो चीज पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है वो भी चीजें हम लोग पढ़ाते रहे, उसे हम लोग रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं। ओके, तो ये कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कि पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। इसमें से तीन एग्जाम्पल दे देगा और एक एग्जाम्पल जो है साइकोलॉजिकल ना देके नॉर्मल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग दे देगा। जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी, इसमें साइकोलॉजी का कोई इम्पैक्ट, साइकोलॉजी का कोई योगदान नहीं है। तो इस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए कि इसमें से कौन सी चीज जो है साइकोलॉजी की है और कौन सी चीज जो है वो नॉर्मल है, मतलब कि फिजिकल है। ओके, एक्टिविटी जो है वो फिजिकल होती है। प्रिंसिपल्स ऑफ नॉलेज एंड इंटरिंग बिहेवियर, क्लास में कैसे जो है वो बच्चे के नॉलेज को बढ़ाना है वो भी। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ लिंकिंग विथ एक्चुअल लाइफ, चीज़ों को एक्चुअल लाइफ से कैसे जो है रिलेट करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे प्रिंसिपल जो है आपको नोट्स में जो है वो दिए गए हैं, तो आप लोग एक बार खुद से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें जो है कुछ चीज़ें समझाने वाली नहीं है। और एक बार आप लोग खुद से पढ़िए, अगर नहीं समझ में आता है तो हमें कभी भी मैसेज करके बता सकते हैं। ओके। ओके।
हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर हमें दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ द 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये जो है केवीएस मैदान का क्वेश्चन है। ओके, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही होगा। ओके, 8 नंबर का आंसर हमें दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शुड बी यूज्ड बाय ईच टीचर्स। सही है ए। 13 नंबर बताइए। वेन द लर्नर इज सेल्फ डायरेक्टेड इट इज टर्म्स एज। 13 पैंतीस बता रहे हैं आप लोग। एक बार फिर से थोड़ा सा सोचिए। ओके, 6 नंबर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ डिफरेंस लेवल ऑफ टीचिंग। इसे बताएंगे। 13 का एक बार मैं क्लियर करता हूँ। मुझे ये 6 नंबर बताइए तब तक। रंजित, ये बताइए आप, एकदम आसान है। 13 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ओके, एंड्रोगॉगी जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहाँ पढ़ा था कि यहाँ टीचर का जो है रोल वो कम हो जाता है। स्टूडेंट जो है वो एज कंपेयर टू पेडागोगिकल और डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग तो इसमें बिल्कुल गलत होगा। पेडागोगिक कंपेयर में वो थोड़ा सा सेल्फ डायरेक्ट हो जाता है। ओके, 6 का आंसर अभी नहीं दिया किसी ने। कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। एक चीज का आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सोनाली बताई, गीतांजलि आपने बताया बहुत अच्छा, कि क्वेश्चन अब जो पूछे जा रहे हैं वो एज कंपेयर टू
प्रीवियस ईयर धीरे धीरे और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होते जाते हैं, मतलब कि चीज़ें आपके समझ के ऊपर लाई करने लगती हैं। ओके, तो ये सब तो जो मैंने बताया उससे सॉल्व हो जा रहे हैं, लेकिन जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल अगर देखें इसमें, एक क्वेश्चन और देखें। 13 नंबर इसमें बताइए। 13 नंबर सबको दिखाई दे रहा है। अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स ट्रेडिशनल टेक्सोनॉमी, द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज। ये भी तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। दिसंबर 2018 में पूछा गया है। इवेल्युएशन, बहुत अच्छा। 7 नंबर तो है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज। हाँ हाँ हाँ, ट्रेडिशनल का मतलब है कि पुराना वाला। 7th का, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इज लर्निंग ऑफ मीनिंग, ये होगा मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। बहुत सही। और डायलेक्सिया के बारे में आप लोग जानते हैं? डायलेक्सिया एक बीमारी होती है। लर्निंग डायलेक्सिया। डायलेक्सिया का मतलब है चीजें हम लोग पढ़ने में सक्षम नहीं होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पे, उसके सामने वर्ड्स जो लेटर्स जो है वो डांस करने लगते हैं, तो उसे जो डायलेक्सिया डिसऑर्डर होता है। इसको बता दीजिए आप लोग जल्दी से। 27, 21 जून 2019 को पूछा गया है। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, एनालिसिस लेवल, क्रिएटिंग लेवल। गीतांजलि टी बता रही है। बहुत अच्छा। तो हम लोग देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोगों को अभी से जो है एक काम करना है, सभी लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा, कि यूथ पब्लिकेशन की एक प्रीवियस ईयर की बुक आती है, अभी जो है मार्केट में आ चुकी है, मेरे पास है, मैंने उससे खरीद लिया है। और आप लोग भी कोशिश करिए कि आप लोग उसे ले लें। मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी बुक है। ये बुक दिखाई दे रहा है सबको? ये हिंदी हिंदी में आती है और इंग्लिश में भी आती है। इसको आप लोग लीजिए। इसमें जो है दिसंबर 2023 में जितने भी एग्जाम हुए थे वो सारे पेपर्स दिए हुए हैं, और जून 2023 में जितने भी एग्जाम हुए थे वो सारे पेपर्स जो है वो दिए हुए हैं। ओके। और यहाँ से जो है जो भी चीज़ें हम लोग, ओके, सॉरी, बुक सभी को दिखा।
ओके ओके, मैं ग्रुप में जो है फोटो सेंड कर देता हूँ। ये बुक जो है थोड़ा सा आप लोग कोशिश करिए कि जितना जल्दी हो सके ले लिया जाए, और इससे क्वेश्चन जो है फिल्टर करके हम लोगों को साथ में ही सॉल्व करते जाना। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग अगर साथ में जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मान लीजिए कि टोटल जो है 14 पेपर आपको दिसंबर के हैं, और 28 पेपर लगभग आपको जून के मिलेंगे। तो जब इतने पेपर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो है कैसे बनाए जा रहे हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो बनाए जा रहे हैं, तो हम लोगों को क्या फायदा होगा कि कोई चीज ऐसा है जो जो मैं आप भूल जा रहा हूँ थोड़ा सा पढ़ाने के लिए या बताने के लिए, तो वो लोग आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉफिट जो है आपको होंगे। ओके, तो कितने लोग ये बुक जो है वो ले लेंगे? जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है, ठीक है। ओके। हाँ हाँ हाँ।